हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। आज हम जो अपना विषय जो हमने चुना है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक ऐसा कवि, एक ऐसा संगीतकार है, अमीर खुसरो इसका नाम है और ये सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य है। और इनका जन्म 1253 और मृत्यु 1325 में हुई है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि ये कला और संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इसमें इतिहास का भी रोचक तत्व है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इसका पूरा चरित्र चित्रण देखेंगे, इनका प्रारंभिक जीवन देखेंगे, इनके जितने भी इन्होंने रचनाएं करी हैं, चाहे वो साहित्यिक रचनाएं हैं और चाहे ऐतिहासिक रचनाएं हैं, उनका भी गहन विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद हम इनका देखेंगे भारत को लेके इनका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, और ये भारत को किस तरह से देखते हैं और भारत की गरिमा को बनाने में इनका क्या मुख्य योगदान है। साथ ही साथ ये एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया के साथ इनको दिखाया गया है बैठे हुए। निज़ामुद्दीन औलिया को ये औरा दिखाया गया है क्योंकि ये सूफ़ी संत हैं और ये संगीतकार हैं, इसलिए इनके हाथ में एक संगीत वाद्य भी है, अमीर खुसरो। और ये सूफ़ी संत जो हैं निज़ामुद्दीन औलिया, इनके ये शिष्य हैं, लेकिन ये राज दरबार से भी जुड़े हुए हैं अमीर खुसरो। तो इनका हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने कुछ बहुत सारे पदों की भी रचना करी है। और जैसे इन्होंने लिखा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मुरे, हारी पी के संग। मतलब खुसरो बाजी प्रेम की है, जो प्रेम है वो एक बाजी है जिसको मैं पिया के संग खेल रही हूँ, और अगर मैं जीत गई तो पिया हो गए मेरे, और अगर हारी भी तो क्या हुआ, मैं पिया के साथ ही हूँ। तो ये जिस तरह से भाषा है, इस भाषा से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये ब्रज भाषा है, खड़ी भाषा है, खड़ी बोली है। और इन्होंने अपने जितने भी पदों की रचना की है वो कुछ खड़ी बोली में ही की है। हालांकि इनको अरबी, फ़ारसी और तुर्की का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। साथ ही संस्कृत के बारे में भी, जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणी करते हैं, उसको, उसके व्याकरण और रूप के बारे में बताते हैं। लेकिन इनकी जितनी रचनाएं हैं साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना, वो अधिकतर फ़ारसी में ही मिलेंगी हमको, फ़ारसी भाषा में। और ब्रज भाषा, खड़ी बोली यानी कि हिंदवी, इसको हम हिंदवी भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, और हिंदवी भाषा में इनकी बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी। जिस तरह से हम जानते हैं, जब निज़ामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो जाती है, उस समय जो अमीर खुसरो हैं वो गियासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल के अभियान पे थे। जब हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय ये गियासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल के अभियान में थे। और इनको जब समाचार मिलते हैं कि इनके जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी जो मृत्यु हो गई है, तो वो ये एक पद बोलते हैं, एक पद की रचना करते हैं उस समय कि गोरी सोवे सेज पे, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैण भई चौदेस। मतलब इसका ये है कि गोरी का मतलब कहने का है कि जो इनके प्रिय हैं वो मुख पर केस डाल के लेट गए, मतलब वो लेट गए हैं हमेशा के लिए, उन्होंने पर्दा कर लिया संसार से। और चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश, मतलब अब चारों तरफ अंधकार हो गया है और प्रकाश जो है इस धरती से जा चुका है, क्योंकि इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए इसकी तुलना कर रहे हैं कि अब आप इस भाषा को देखिए, रैन भई चहु देश, ये जो शब्द का जो इस्तेमाल है, भई चहु देश, ये सब खड़ी बोली से लिया गया है और पश्चिमी दिल्ली से इन शब्दों को लिया गया है। फ़ारसी के साथ इन्होंने मिश्रित करके इसको रचना अपनी बनाई है। इनका प्रारंभिक जीवन जान लेते हैं। तो 1253 में ये पटियाली, एटा ज़िले में पटियाली जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनका जन्म होता है। और इनका मूल नाम है मोहम्मद अबुल हसन यामिनुद्दीन, ये इनका जो है वो असल नाम है। और अमीर की जो है उपाधि इनको दी गई है। ये जैसे हम अमीर खुसरो बोल रहे हैं, तो खुसरो जो है इनका ये पेन नेम है, जिस नाम से ये अपनी रचनाएं करते थे। और अमीर जो है ये इनको उपाधि दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और निज़ामुद्दीन औलिया जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने इनको तुर्कल्लाह की उपाधि दी है। और इन्होंने 9 सुल्तानों का शासन देखा है दिल्ली सल्तनत में। जैसे कि हमने देखा, ये बुगरा खान के समय मोहम्मद के दरबार में थे, तो वहाँ से लेके और गियासुद्दीन तुगलक के तक का शासन इन्होंने देखा है। और इनकी जो माँ है दौलत नाथ जिनका नाम है, वो एक हिंदू राजपूत और इमादुल मुल्क की पुत्री थी। तो इनके जो नाना है इमादुल मुल्क, ये इमादुल मुल्क, जब आपको याद होगा हमने पढ़ाया था बलबन के बारे में,
और आरिज़ ममालिक का पद उसने जो सृजन किया था उसमें पहला पद जो दिया था वो इमादुल मुल्क को दिया था। तो ये अमीर खुसरो के ही नाना है इमादुल मुल्क। और 7 वर्ष की छोटी आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ चला जाता है और 8 वर्ष की आयु में ही ये कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बन जाते हैं और कविताएं लिखना शुरू करते हैं। मलिक छज्जू के दरबार में ये नौकर रहे थे सबसे पहले। इन्होंने जो इनका जो शुरुआत होता है दौर का, वो सबसे पहले मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा है या भांजा है उसके दरबार में ये थे और यही इनका प्रथम आश्रयदाता था। तो ये हमसे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम आश्रयदाता खुसरो कौन है, तो हमें याद रखना मलिक छज्जू। परंतु खुसरो के जो साहित्यिक जीवन है इसकी शुरुआत होती है बलबन के बड़े बेटे मोहम्मद के संरक्षण में। जैसा कि हमने देखा था कि जब मोहम्मद युद्ध करता है मंगोलों से तो मंगोल इसको बंदी बना ले जाते हैं अमीर खुसरो को। इसके बाद जलालुद्दीन ने इन्हें दरबारी कवि का पद दिया है और इसी पद को अलाउद्दीन ने जारी रखा और अलाउद्दीन के समय उसके जीवन का उर्वर काल माना जाता है। अच्छा, अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ इसमें आप अपना पेन और कॉपी ज़रूर रखें साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता जाऊँगा, वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि अब ये जो सत्र होगा इस तरह का सत्र दोबारा नहीं होगा। हालांकि जैसे हम दिल्ली सल्तनत जो पढ़ रहे हैं उसमें हम बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको दोहराते रहते हैं तो आपके दिमाग में बस जाते हैं और हो सकता है मुझसे कुछ तथ्य जो है छूट गए हैं स्लाइड में डालने में, बट फ्लो में बोलते समय हो सकता है मैं कुछ बोलता चला जाऊं, तो आप उसको ध्यान से सुनते रहिए और उसको लिख लीजिए। अब औलिया की जो मृत्यु होती है उसके कुछ ही दिन बाद खुसरो की भी शोक में मृत्यु हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और गियासपुर दिल्ली के पास एक जगह है, वहाँ पे औलिया की कब्र है और उन्हीं के पास इनको भी दफना दिया जाता है। और इनको कव्वाली का जनक माना गया है। जो कव्वाली है शैली उसका जनक माना गया है और गायन में जो गज़ल की शुरुआत है वो इन्हीं के समय से शुरुआत इसकी मानी जाती है, इनको इसका श्रेय दिया जाता है। फ़ारसी और हिंदवी में इनकी रचनाएं हैं और इन्हें संस्कृत और अरबी का अच्छा ज्ञान था, साथ में इनको तुर्की भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। इसके बाद इतिहास में जो हम एक शब्द पढ़ते हैं ज़मींदार, ये ज़मींदार शब्द का प्रथम इस्तेमाल खुसरो जी ने ही किया है और ये एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ज़मींदार शब्द का प्रथम उल्लेख हमको किस इतिहासकार या किस कवि के साहित्यिक कार्यों में मिलता है। अब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम ऐतिहासिक रचना और कुछ साहित्यिक रचना। जैसा कि मैंने बताया ये कवि हैं, मुख्य रूप से कवि हैं, लेकिन क्योंकि दरबार में है तो कुछ ऐतिहासिक रचनाएं भी रचना है। सुल्तान इनको आदेश देता रहता है समय समय पे, अलग अलग सुल्तान, अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो पद्य और गद्य दोनों में हैं। पद्य मतलब होता है पोएट्री फॉर्म, यानी कि जैसे आपने रामचरितमानस देखी होगी तो चौपाइयाँ लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, ये सब हो गया पद्य। और गद्य होता है प्रोज, सीधी सीधी भाषा में एकदम पंक्तियों में कहानी के रूप में लिख देना। तो इनकी रचनाएं दोनों ही फॉर्म में हैं, पोएट्री और प्रोज, गद्य और पद्य दोनों में हैं। तो हम दोनों का अलग अलग विश्लेषण कर लेते हैं एक बार। जो इनकी ऐतिहासिक पद्यात्मक रचनाएं हैं वो कुछ 5 रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना है किरानुस सादैन। किरानुस सादैन इन्होंने सुल्तान जो कैकुबाद है उनके आदेश पे लिखी थी और इसमें कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां का मिलन है, उसका आंखों देखा विवरण ये देते हैं। 1289 में पहली रचना है। सरयू नदी के किनारे कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां। जैसे जब हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, बलबन के बारे में, तो हमने देखा था कि बलबन का जो पुत्र है बुगरा खां वो लखनौती में जाके राज करने लगता है और जो बलबन है वो दिल्ली सल्तनत में पैबोस और इस तरह की कुछ परंपराएं शुरुआत कर देते हैं, सजदा और पैबोस की। तो जो बुगरा खां का जो पुत्र है कैकुबाद, जब वो सुल्तान बनता है दिल्ली में तो वो भोग विलास में विलीन हो जाता है और बुगरा खां एक बड़ी सेना लेके आता है उसकी तरफ, उसको समझाता है। तो ये दोनों बाप बेटे सरयू नदी के किनारे मिलते हैं। इसको अमीर खुसरो ने 2 सितारों का मिलन भी कहा है अपनी काव्यात्मक स्टाइल में। और ये जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सुल्तान बैठा हुआ है ऊपर सिंहासन में इस फोटो में और नीचे ये बुगरा खां हैं, जबकि ये पिता हैं फिर भी ये इसको नीचे बैठे हैं और सिंहासन पे इसलिए बैठा है क्योंकि दिल्ली का सुल्तान है कैकुबाद और जो बुगरा खां हैं ये लखनौती के एक राज्यपाल हैं, एक तरह से दिल्ली के अधीन है।
तो जो सल्तनत का सुल्तान है उसको ये सिजदा और पैबोस जो बुगरा खां के पिता ने जो शुरुआत की थी जिस पद्धति की, उसी का अनुसरण कर रहा है बुगरा खां। और कैकुबाद के कहने पर इसकी रचना की गई थी इस ग्रंथ की, और समकालीन राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक झांकियाँ हमको इस ग्रंथ के थ्रू मिलती हैं, इसके ज़रिए हमको ये प्रस्तुत करता है। दूसरी इनकी रचना है मिफ्ताहुल फुतूह। मिफ्ताहुल फुतूह, जैसे मैंने आपको बताया था, फुतूह का अर्थ होता है विजय, मिफ्ताह का अर्थ है कुंजी, तो ये है विजय की कुंजी मिफ्ताहुल फुतूह। ये इन्होंने जलालुद्दीन के शासनकाल में लिखी थी, ये इनकी दूसरी मसनवी है, दूसरी रचना है। और जलालुद्दीन के शासनकाल में प्रथम वर्षों की विजयों के बारे में वर्णन करते हैं इस रचना में, और इसमें मंगोलों पे विजय और रणथंभौर के अभियान का भी वर्णन है कि किस तरह से जलालुद्दीन के समय में जो मंगोल आक्रमण हुआ और किस तरह से मंगोलों को बसा दिया गया मंगोलपुरी में, उसका वर्णन है। और साथ ही साथ रणथंभौर का जो अभियान जो जलालुद्दीन करता है, जो असफल होता है, ये असफल अभियान का भी इसमें वर्णन है, परंतु इसको बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताया गया कि कितना असफल हुआ क्या नहीं। जैसा कि हम देखेंगे अभी, अमीर खुसरो की जो तरीका है लिखने का, वो बहुत ज़्यादा इस ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेके आते जो अशुभ हों। तीसरी इनकी रचना है आशिका, जो देवल रानी और खिज्र खां के ऊपर लिखी है। खिज्र खां जो है अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र है, और देवल रानी, जैसे मैंने आपको बताया था, गुजरात के शासक हैं, उनकी पुत्री है। तो 1316 में इस दुखांत मसनवी की रचना करते हैं। दुखांत इसलिए बोला गया है, पहले जब ये रचना करते हैं तो उस समय खिज्र खां और देवल रानी की विवाह पे ही इसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब देखते हैं कि मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनाए और खिज्र खां की क्या दशा हुई, हमने देखा था लास्ट अपने लेक्चर्स में कि किस तरह से उसको अंधा करके फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो बाद में ये कुछ और छंद जोड़ते हैं, और इसमें ये काफूर के जो अत्याचार हैं उसके बारे में भी इसका वर्णन करते हैं, और मुबारक शाह के बारे में भी बताते हैं इस आशिका में। और इसी पुस्तक में ये खुद को मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने का भी उल्लेख करते हैं। जब हमने देखा था कि मोहम्मद के समय में मंगोल इनको बंदी बना लेते हैं, तो उसका उल्लेख ये आशिका में करते हैं। और ये प्रश्न यहाँ से हमारा बन जाता है कि खुसरो अपने को बंदी बनाने का उल्लेख किस पुस्तक में करते हैं, अपनी किस रचना में करते हैं। तो ये आशिका में अपना उल्लेख करते हैं, ये हमें याद रखना है। और ये देवल रानी और खिज्र खां के है पर। और इस बुक में अब यहाँ से, इस पुस्तक से ये अपनी भारत की प्रशंसा करना शुरू करते हैं, और ये यहाँ पे एक अपने बारे में बोलते भी हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करूँ तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। चौथी जो पुस्तक है नू सिपेहर, इसका अर्थ है नौ आकाश। इसमें जो सबसे ऊपर वाला आकाश है, इसमें ये मुबारक शाह खिलजी की प्रशंसा करते हैं प्रथम आकाश में, और ये मुबारक शाह खिलजी के ही आदेश पे लिखी गई है। ये मुबारक शाह खिलजी के आदेश पे नहीं लिखी गई है, ये मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में लिखी गई है। और ये ऐसी रचना है जो इन्होंने किसी के कहने पे नहीं लिखी, ऐतिहासिक ऐसी एक मात्र रचना है जो किसी कहने पे नहीं लिखी। और ये मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल का इतिहास बताती है, साथ ही साथ इनका भारतीय जो राष्ट्रवाद है, अब यहाँ से इनकी भावनाएं व्यक्त करने वाली ये पुस्तक है। ये कला, विज्ञान, ज्ञान और शिक्षा और पशु पौधे जैसे भारत का ऐसा विवरण देते हैं कि भारत को पृथ्वी का स्वर्ग से इसकी तुलना करते हैं। मतलब भारत की जो तुलना है यहाँ पे, वो पृथ्वी के स्वर्ग से करते हैं। और इसमें अंक पद्धति और शतरंज, ये जो दो आविष्कार हुए हैं, अंक पद्धति यानी कि गणित का जो आविष्कार है और शतरंज का आविष्कार है, इसका जन्मदाता ये भारत को मानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखें किस तरह से ये भारत की बहुत प्रशंसा करेंगे, और जब इनका भारत का हम दृष्टिकोण देखते हैं आगे तो हम देखेंगे। ये इनकी आखिरी मसनवी है तुगलकनामा, जो इन्होंने लिखी है गियासुद्दीन तुगलक के कहने पे। गियासुद्दीन तुगलक के आदेश पे ही अंतिम मसनवी लिखते हैं 1320 में। और ऐसा लगता है कि खुसरो इस रचना को पूर्ण नहीं कर पाए थे, और बाद में जहांगीर के समय इसको पूर्ण किया गया है। तो इसको धार्मिक रंग में भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे हमने देखा था कि जब खिलजी वंश का अंत हो रहा है, तो जो आखिरी शासक है खुसरो, ये इस समय में एक नारा दिया गया कि इस्लाम खतरे पे है, क्योंकि जो खुसरो शाह था ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, धर्मांतरित मुसलमान है। और बरादू जाति, जैसे मैंने आपको बताया था बरादू क्रांति के बारे में,
तो इसलिए इसको धार्मिक रंग देने की चेष्टा की गई है यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक के कहने पे। और यहाँ पे ये दोनों की जो तुलना करता है उसमें खुसरो शाह को निम्न बताता है और गियासुद्दीन तुगलक को उच्च कोटि का बताता है। अब ये हमारी जो अभी तक थी पांचों ये पद्यात्मक ऐतिहासिक रचनाएं थीं। और गद्य में लिखी हुई ऐतिहासिक रचना केवल एक है, खज़नाइल फुतूह, जिसको हम तारीख़ इलाही भी कहते हैं। और इसमें अलाउद्दीन के 15 वर्षों की विजय और उपलब्धियों का चाटुकारितापूर्ण विवरण है। चाटुकारितापूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं और इनको 1000 टंके का वेतन दिया जा रहा है। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की निरंकुशता है और उसका जो राजत्व है उसका सिद्धांत भी यही प्रतिपादित कर रहे हैं। तो निरंकुश शासक भी है और उसके विजयों के बारे में लिख रहे हैं, तो चाटुकारिता करना इनकी मजबूरी है और ना कि इनकी इच्छा। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का विवरण देती है ये खज़नाइल फुतूह, तारीख़ इलाही जिसको हमने बोला है। और इसमें हमें मंगोलों के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं, जो मंगोल के साथ जो इनके युद्ध हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उसका विवरण है। साथ ही साथ दक्कन में जो जितने भी अभियान हुए हैं, जो कफूर ने जो दक्कन में अभियान किए थे मलिक कफूर ने, तो उसका भी विवरण ये देती है पुस्तक। क्योंकि जो मलिक कफूर है उसके दक्कन के अभियान में अमीर खुसरो उनके साथ गए थे और उसका आंखों देखा विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और यही एक मात्र ये पहली ऐसी पुस्तक है फारसी भाषा में जिसमें जौहर का हमको प्रथम साक्ष्य मिलता है। जब रणथंभौर के किले में जब आक्रमण होता है उसके बाद यहाँ पे हमको जौहर का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है रंग देवी के नेतृत्व में। तो ये जो पुस्तक है ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, खज़नाइल फुतूह, तारीख़ इलाही, दोनों ही इसका एक ही पुस्तक का एक दोनों नाम है और इसके बारे में पूछा भी जाता है। अभी हमने जो MCQs किए थे पिछले लेक्चर में उसमें देखा भी था कि इस पर से प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, 2-3 प्रश्न निकल के आ सकते हैं। अलाउद्दीन के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली भी पुस्तक है, फारसी भाषा में जौहर का प्रथम साक्ष्य भी है और मलिक कफूर के साथ अमीर खुसरो का दक्कन में जाना और उसके विवरण को प्रस्तुत करना भी इसी पुस्तक में है। और चौथा प्रश्न निकल सकता है कि गद्यात्मक ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो ये एकमात्र ऐसी रचना है जो गद्य में लिखी गई है, ऐतिहासिक रचना। अब हम पद्यात्मक साहित्यिक रचनाओं को देख लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ी वो सारी की सारी ऐतिहासिक रचनाएं थी, पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों। अब हम जो पढ़ेंगे साहित्यिक रचनाएं हैं। इसमें हमको इतिहास के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलेगी और ये रचनाएं साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है पंच दीवान और दूसरा है खमसा। पंच दीवान में 5 रचनाएं हैं, गुरत्तुल कमाल, वाक़िया नाकिया, तोहफ़तुस सिगार, वस्तुल हयात, निहायतुल कमाल। इसमें से जो गुरत्तुल कमाल है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमीर खुसरो की जीवनी है। इसमें इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी खुद की जीवनी लिखी है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरत्तुल कमाल हमको नाम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा चुका है बहुत सारी परीक्षाओं में, अमीर खुसरो की ऑटोबायोग्राफी के बारे में, उनकी खुद की जीवनी के बारे में। इसके अलावा जो बाकी नाम है जस्ट आप थोड़ा सा याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न बनता है अमीर खुसरो की इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं, 5-6 नाम दे दिए जाएंगे आपको और आपको जानना रहेगा इसमें से कौन कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो ने रची हैं। या बोलेंगे 4-5 नाम दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी, निम्न में से कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो की नहीं हैं। तो उसमें हो सकता है नाम दे दिया जाए वाक़िया नाकिया, वस्तुल हयात, निहायतुल कमाल, इस तरह के नाम दे दिए जाएँ। दूसरा ऐतिहासिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं पद्यात्मक इनकी हैं, वो हैं खमसा जिसको बोलते हैं। खमसा एक तरह का लिखने का तरीका है जिसमें 5-5 के भाग में उसको बांटा जाता है। तो उसमें मजनू ओ लैला, जिसमें लैला मजनू की कहानी भी है, और शिरीन ओ खुसरो, शिरीन फरात की कहानी है, मतल उल अनवर, हस्त बिहिश्त और आइने सिकंदरी। आइने सिकंदरी में फिर से हमको जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके विजय अभियानों के बारे में का भी इसमें भी वर्णन है। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने अमीर खुसरो ने ये 97-98 में लिखी है और इसमें इन्होंने अपने माता और अपने भाई के गुजर जाने का भी जिक्र किया है।
और इन्होंने अपने काव्यात्मक ढंग से उसको लिखा है कि ज़मीन से दो सितारे बिछड़ गए। तो अपनी माता और जो अपना भाई है उसके मर जाने के ऊपर इन्होंने बोला है कि ज़मीन से दो सितारे बिछड़ गए। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से कवि ज़्यादा हैं और इनके इतिहासकार कम हैं। इसीलिए जितने आधुनिक इतिहासकार हैं या समकालीन इतिहासकार भी जैसे बर्नी थे, तो वो इनको इतिहासकार नहीं मानते थे, वो इनको कवि ज़्यादा मानते थे। हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत हद तक बर्नी की रचनाओं को पूर्ण कर रही हैं। जैसे बर्नी ने बहुत सारे अभियानों के बारे में तो लिखा, लेकिन उसने तारीखें नहीं बताई हैं। हालांकि जो अमीर खुसरो ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान हैं उनके तारीखों का भी ज्ञान हो जाता है। अब गद्यात्मक जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें से केवल दो हैं। एक है एजाज़ खुसरवी, जिसको हम रसाला ए एजाज़ भी बोलते हैं, और जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, अफजल उल फ़वायद। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक मलफुजात है। अब मलफुजात क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मलफुजात होता है जो सूफ़ी संत होते हैं उनकी जो उपदेश हैं उनका संकलन, इसको हम बोलते हैं मलफुजात। जितने भी सूफ़ी संतों के जो उपदेश हैं उनका जो संकलन है उसको मलफुजात बोलते हैं। तो ये अफजल उल फ़वायद जो है, यह अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया के जो उपदेश थे उनको संकलित किया है इस पुस्तक में। इसको नाम दिया है इसने अफजल उल फ़वायद। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे, क्योंकि इसमें सूफ़ी संत और अमीर खुसरो दोनों का बीच की वार्तालाप भी इसमें शामिल है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी जो दूसरा चरण था इसको हम यहाँ पे संपूर्ण कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा इसकी रचनाएं हैं सारी ऐतिहासिक और काव्या जो साहित्यिक रचनाएं हैं गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इसमें। और कभी हम सत्र रखेंगे प्रश्नों का तो अमीर खुसरो के ऊपर रखेंगे एक बार। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, अभी मैं इसमें मूल्यांकन करूंगा और उसके भारत के दृष्टिकोण बचाऊंगा, लेकिन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि इस तरह के सत्र मैं और रखूं और चर्चाएं करूं ज़ियाउद्दीन बर्नी या इब्न बतूता के बारे में, जो यहाँ पे यात्री आए, और ज़ियाउद्दीन बर्नी जो समकालीन इतिहासकार था और उसके क्या दृष्टिकोण थे बाकी सुल्तानों को लेके, उसने क्या टिप्पणी की है, अगर मैं इसके ऊपर चर्चाएं करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो मैं इस तरह के सत्र को और रखने की कोशिश करूंगा। अब हम इनका मूल्यांकन करते हैं अमीर खुसरो का। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि केवल शुभ ही देखते थे और शुभ के बारे में ही इसका वर्णन करते थे और ये अशुभ का वर्णन नहीं किया करते थे। और इसका एक उदाहरण है जब अलाउद्दीन खिलजी को मार देता है, तो ये केवल अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्यारोहण है, जो सिंहासन रूढ़ हुआ, उसके बारे में वर्णित करते हैं, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को मारने का वर्णन नहीं करते। तो जैसा कि इन्होंने अशुभ का वर्णन करने से हमेशा बचते आए हैं और ये अशुभ का वर्णन नहीं करते थे। और बर्नी ने इन्हें रहस्यवादी सूफ़ी कहा है। रहस्यवादी सूफ़ी क्यों कहा है? क्योंकि ये सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य ज़रूर थे, परंतु ये पूर्ण मतलब खुले रूप से उनके साथ नहीं बैठा, मतलब उनके साथ नहीं घुमा फिरा करते थे, और क्योंकि दरबार से ज़्यादा जुड़े हुए थे इसलिए इनको रहस्यवादी सूफ़ी कहा गया है। और किसने कहा है हमको ये याद रखना है, बर्नी ने इनको रहस्यवादी सूफ़ी कहा है। हालांकि इनकी काफ़ी प्रशंसा करी है। बर्नी ने बोला है कि इस तरह का कभी कभी हुआ नहीं है आज तक, और इस तरह से इन्होंने इसको रहस्यवादी सूफ़ी की भी संज्ञा दी है। अब ये एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इनके बारे में बोला है कि ये एक दरबारी के रूप में जन्मे थे, ठीक उसी प्रकार वह कवि के रूप में भी जन्मे थे और आजीवन दोहरी भूमिका निभाते रहे। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये कवि थे, कवि ज़्यादा थे और इनको कविताएं रचना ज़्यादा पसंद था, बजाय इसके कि ये ऐतिहासिक रचनाएं रचें। और जैसा कि हमने देखा है कि ऐतिहासिक रचनाएं भी जिन्होंने जो रची हैं वो पद्यात्मक शैली में बहुत ज़्यादा हैं। गद्य शैली में केवल एक रचना है इनकी, खज़नाए फुतूह। तो ये दोहरी ज़िंदगी को हमेशा निभाते रहे, और कवि होने के साथ साथ क्योंकि ये दरबारी थे तो दरबार के जो आज्ञा है उसका भी पालन करना है। इसके बाद अब जो सबसे अहम जो मुद्दा है वो है खुसरो का भारत। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनकी रचनाएं देखें तो उसके रचनाओं के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुसरो ने भारत को किस तरह से प्रस्तुत किया, और भारत का जो इन्होंने दर्पण जो प्रस्तुत किया है विश्व के आगे, और विश्व के ऊपर भारत को किस तरह से रखा। और जैसा कि इन्होंने बोला
कि अक्ल अगर पूरी दुनिया का चक्कर भी मारा है तो हिकमत की ऐसी दौलत वह कहीं नहीं पाएगी। हिकमत का मतलब है दर्शन शास्त्र या अंक गणित से। तो ये बोलते हैं कि अक्ल अगर पूरी दुनिया का चक्कर भी मारा है तो अंक गणित या दर्शन शास्त्र की ऐसी दौलत वह कहीं नहीं पाएगी जैसा कि भारत में है। और बोलते हैं कि मसलन लीजिए शून्य को, जो अपने आप में एक खाली निशान है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। और भारत की बहुत सारी अच्छाइयों के बारे में बताते हुए ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं। और ब्राह्मणों के बारे में इनका कुछ ऐसा मत है कि अरस्तु की जितनी किताबें हैं, जो इल्म की किताबें, इल्म मतलब जितने भी ज्ञान की किताबें हैं, उससे कहीं स्पष्ट दर्जे ब्राह्मण ऊपर थे। और यूनान वालों ने फ़लसफ़े में दुनिया को जो कुछ दिया है, ब्राह्मणों के पास वो पहले से कहीं ज़्यादा, उसकी दौलत पहले से मौजूद थी। लेकिन किसी ने ब्राह्मणों से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे अभी तक अज्ञात बने हुए हैं। पर खुद के लिए बोलते हैं कि मैंने उनके ज्ञान के जो भेद हैं उनके बारे में कुछ अंतः दृष्टि पाई है। तो इस तरह से ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, उनके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। और उसको यूनान के पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी उनके पास उनको पहले से पता था, ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों को वो पहले से ही पता था और उस ज्ञान को बस खाली जाना नहीं गया है। और संस्कृत भाषा के बारे में भी ये संस्कृत की तारीफ भी करते हैं और थोड़ा सा अरबी के साथ इसकी तुलना करते हैं। तो कहते हैं कि अरबी की तरह इसका भी अपना एक व्याकरण है, रूप है, अपनी व्यवस्था है, अपनी तकनीकें हैं, अपने कायदे और साहित्य हैं। और इस भाषा में मोतियों में मोती होने का गुण तो मौजूद है, पर यह अरबी से घटिया है, लेकिन दरी से श्रेष्ठतर है। दरी यानी फ़ारसी। तो ये बोलते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो फ़ारसी से श्रेष्ठ है। और फ़ारसी उस समय दरबारी भाषा होने लग गई थी। तो ये बोलते हैं कि फ़ारसी से ज़्यादा श्रेष्ठ है संस्कृत, लेकिन अरबी से श्रेष्ठ नहीं है। और ये भारत की तुलना करते हैं स्वर्ग से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके बहुत सारे तर्क देते हैं। ये एक तर्क तो ये देते हैं कि स्वर्ग के जो परिंदे मोर हैं, भारत उनका मुल्क है। मतलब ये बोलते हैं कि भारत में मोर रहते हैं और ये जो मोर है ये बोलते हैं कि ये स्वर्ग का परिंदा है, फिरदौस का परिंदा है। फिरदौस यानी स्वर्ग। और तर्क ये देते हैं अगर फिरदौस किसी और देश में होता, मान लीजिए भारत में नहीं होता, कहीं और होता, तो ये परिंदा फिर वहाँ जाता, भारत में नहीं रहता। तीसरा ये मतलब दूसरा तर्क ये देते हैं कि मध्य एशियाई जो ग्रह भूमि है वो कठोर मौसमों के मुकाबले हिंद का जो संतुलित मौसम है उसका तर्क ये देते हैं। बोलते हैं कि जो मध्य एशिया की जो भूमि है वहाँ पे मौसम बहुत कठोर रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कभी, लेकिन भारत की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे आदर्श मौसम है। यहाँ के फूलों फलों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भारत की जो आबो हवा है उसकी तारीफ़ करते हुए खुसरो कहते हैं कि इतना संतुलित है कि गरीब किसान जो है वो बस एक पुरानी चादर ओढ़कर अपने मवेशी चराते हुए चारागाह में ही अपनी रातें गुजार देता है और उसको कोई इतना कष्ट नहीं होता। इसके बाद ये जो पश्चिम के देश हैं उनको बोलते हैं कि वे बहरे बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो पानी है बेपनाह ठंड के कारण वो बहरे बन जाते हैं और भारत के स्वर्ग होने के तर्कों को नहीं सुनते, बल्कि इसकी बजाय उस पर वो बेपनाह गर्म मौसम का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मतलब ये पश्चिम के देशों के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोलता है कि ये भारत के गर्म मौसम का इल्ज़ाम लगाते हैं और उनके यहाँ इतनी ठंड है कि वो इसके जो फ़ायदे हैं उसको नहीं समझते और वो उसके लिए बहरे हो जाते हैं। तो इस तरह से भारत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है और भारत के बारे में जो इसका मत है वो स्वर्ग के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये चित्तौड़गढ़ के किले की प्रशंसा कर रहा है तो चित्तौड़गढ़ के किले को किस तरह से तुलना कर रहा है स्वर्ग से, हिंदुओं के स्वर्ग से, और उसके शासक को बोल रहा है कि 7वें आसमान से भी ऊंचा इसका शासन रहा होगा। तो इस तरह से ये इनका भारत का पूरा एक दृष्टिकोण है और भारत को सर्वोपरि मानते हैं। और जो बाहरी देश हैं, जो जितने भी बाहर के देश हैं, उनके ऊपर भारत का किस तरह से ये प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। तो ये हमारा अमीर खुसरो का सत्र था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सत्र बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे डाले हैं जो आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन इतिहास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से अलग से खुसरो के ऊपर एक सत्र रखना जल्दी आप देखेंगे नहीं कोई रखता हो।
मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं आगे चल के बर्नी और इब्न बतूता के बारे में बहुत ही रोचक तत्व लाने की कोशिश करूँगा। और मैंने, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहा है कला और साहित्य, तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाई की है, इसलिए मुझे काफ़ी इसके बारे में पता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और काफ़ी रोचक लगा होगा। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको आगे आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे सत्र देखने को मिलेंगे। और अब हम अपनी सल्तनतकालीन इतिहास की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश का हमने अंत देख लिया है किस तरह से हो गया है। अब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे और तुगलक वंश के बाद मैं प्रयत्न करूंगा कि बर्नी के ऊपर मैं इस तरह का एक सत्र रखूं और बर्नी ने किस शासक के बारे में क्या कहा है उसको उसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।